हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल मूवमेंट्स के 1 मार्क का। जैसे कि आप सब लोग चाहते थे कि 1 मार्क का हम सोशल मूवमेंट्स के दें, तो आपके रिक्वेस्ट में ये सोशल मूवमेंट्स के 1 मार्क का हमने प्रिपेयर करे हैं। तो पहला है द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1950s एंड 1960s फॉट फॉर इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक्स। तो इसमें जो हमने जो आपको बोल्ड लेटर्स में करा हुआ है, वो जरूरी नहीं कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए। कोई भी, जितने भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर 1 मार्क का कितने प्रेजेंट करे हैं, वो किसी भी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं, और या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके में से तो आ ही सकते हैं, करेक्ट द सेंटेंस की तरह आ सकते हैं। तो ये हमने आपको इसलिए सेलेक्ट करा है कि ये लाइंस हमको इंपॉर्टेंट लगी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको आपको इन सारे के जितने भी हमने दिए हैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इनको पढ़िए, इनको समझिए, लेकिन ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ अगर जो बोल्ड मार्क्ड है उसको याद कर लिया है तो मेरा काम चल जाएगा। अब सेकंड है द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका चेंज द वर्ल्ड इन फंडामेंटल वेज। द थर्ड है द राइट टू वोट, universal adult franchise or the right of every adult to vote is one of the foremost rights guaranteed by Indian Constitution। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है, राइट टू वोट या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहीं भी तरीके से, ये किसी भी तरीके से आपको प्रेजेंट करा जा सकता है। अब है आपका जो नेक्स्ट है, चार्टिज्म वाज अ सोशल मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लैंड। Next है in 1839 more than 1.25 million people signed the People's Charter asking for universal male suffrage, voting by ballot and the right to stand for elections without owning property। तो जो तो आपको पहले ही पता होगा कि वहां पे उस समय पे जो वोटिंग था वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था, वुमेन को तो राइट्स है ही नहीं, और मेन में भी उन्हीं लोगों को राइट्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी जो ओन करते थे। तो इसके ही इसमें जो लोगों ने फिर उसमें अपना डिमांड करी थी कि उन लोगों को भी वोटिंग का हक मिलना चाहिए। अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर्स सस्टेन कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम। तो कोई भी मूवमेंट है, अब जैसे कि आजकल प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मूवमेंट है उसको अगर आपको उसको चालू रखना है, लोगों की नजरों में लाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि काफी लोग मिल के आए और उस बात को, जो भी मुद्दा है उसको प्रेजेंट करें। Collective action is directed against the state and demands changes in the state policy or practices। इधर state का मतलब क्या है? state का मतलब है गवर्नमेंट। तो कलेक्टिव एक्शन किसके अगेंस्ट में होता है? जब लोग इकट्ठा आते हैं तो किसके अगेंस्ट में आते हैं? तो किसके लिए बोलते हैं? तो आप वो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमारी जो आपकी जो पॉलिसीज हैं या प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम बदलाव चाहते हैं। Those participating in social movement have shared objectives and ideologies। तो जितने भी लोग सोशल मूवमेंट में होते हैं उन लोगों में, वो लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों की जो वो चाहते हैं वो सेम है, तभी वो लोग इकट्ठा आते हैं। अगर दो लोग अलग अलग सोच के हुए तो वो कभी भी इकट्ठा होके वो सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सोशल मूवमेंट्स ऑफन अराइज विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस ऑन अ पब्लिक इशू सच एज इंश्योरिंग द राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जरूरी नहीं है कि जो मुद्दा है वो हमेशा किसी समुदाय से रिलेटेड हो। वो एक ऐसा जो कॉमन इंसान होता है उसका भी कोई इशू हो सकता है, जैसे कि राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, इस तरीके से भी हो सकता है। कोई एनवायरमेंटल इशू भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जब भी कोई इश्यूज अराइज होते हैं तो वो पब्लिक इशू, मतलब लोगों से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होता है। प्रोटेस्ट इज मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो जब भी कोई कलेक्टिव एक्शन होता है तो वो उसमें सबसे ज्यादा इंसान को, हम लोग को कैसे दिखता है कि हाँ ये लोग कोई ना कोई सोशल मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि वो किसी तरीके से प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि आपने अपनी किताब में पढ़ा था कि जब प्रोटेस्ट एक यही तरीका नहीं है कि प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं तो हम चक्का जाम कर रहे हैं, या फिर हम रेल जो ट्रेन हैं उनको रोक रहे हैं, या फिर हम रास्ता रोक रहे हैं, यही तरीका नहीं है। या कई कंट्रीज में देखा गया है, जापान या दूसरी कंट्रीज में, कि या तो जो प्रोटेस्ट होता है तो वो लोग जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई काम जो मान लो अगर 10 यूनिट बनने हैं तो 15 यूनिट बना देंगे, जो कि रिक्वायरमेंट भी नहीं है। या फिर अगर 10 यूनिट बनाना है तो उसकी जगह पे बहुत स्लो काम करेंगे, 5 यूनिट बनाएंगे। तो प्रोटेस्ट करने के लिए जो कलेक्टिव एक्शन, लेकिन उसके लिए क्या है? कलेक्टिव एक्शन जरूरी है। तो सब लोग इकट्ठा मिलकर करें। तो कलेक्टिव एक्शन
जब होएगा तभी वो प्रोटेस्ट हो सकता है। अगर एक अकेला इंसान सोचे कि मैं आज मेरा मन नहीं है और मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ इस बात के लिए, और वो 10 की जगह पे 15 चीज बना दे, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कहलाएगा। प्रोटेस्ट तभी होएगा जब बहुत सारे लोग मिलकर उसी चीज को कर रहे हों। Social movement activists hold meetings to mobilize people around the issue that concern them. तो social movement के जो activist हैं, जो लोग उस social movement को चला रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। बिना लोगों को इकट्ठा करे कोई भी movement possible नहीं है। सोशल मूवमेंट एक्टिविस्ट हेल्प इन फॉर्मिंग शेयर अंडरस्टैंडिंग, और वो उनका क्या काम है कि वो लोग अगर अगर कोई मुद्दा है तो उसमें लोगों को पहले समझाते हैं कि वो मुद्दा क्या है, और वो मुद्दा सब लोगों को जब समझ में आता है तो तब वो लोग सोचते हैं कि हाँ, ये वाला जो मुद्दा है ये मेरे से भी कंसर्न है, उससे भी कंसर्न है, इससे भी कंसर्न है। तो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसमें। एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर फीलिंग ऑफ एग्रीमेंट और कंसेंसस अबाउट हाउ टू परस्यू द कलेक्टिव एजेंडा, और ये भी बात करते हैं कि आगे हमको ये आंदोलन है ये किस तरीके से ले जाना है। Of some distinct modes of protest are candle and torchlight processions, use of black cloth, street theatres, songs, poetries. Gandhi adopted novel modes of protest like अहिंसा सत्याग्रह। तो अहिंसा और सत्याग्रह इस तरीके के जो मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट हैं वो अभी तक इस्तेमाल कभी भी नहीं करे गए थे। जनरली कोई भी इंसान प्रोटेस्ट करता है तो, और जो कि बहुत गलत तरीका है, जो कि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब कर दिया, ये तोड़ दिया, कुछ खराब तोड़ा फोड़ी कर दी या वायलेंस कर दिया, जो बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन गांधी जी ने हम लोग को सिखाया कि अहिंसा मतलब बिना हिंसा करे भी और सत्याग्रह करे भी हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। काउंटर मूवमेंट समटाइम्स अराइज इन डिफेंस ऑफ स्टेटस क्यू। तो काउंटर मूवमेंट्स कब होते हैं? काउंटर मूवमेंट्स जब होते हैं जैसे कि जब हुआ कि जिन लोग जब जब कोई अगर रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, रिजर्वेशन मंडल कमीशन जब आया था, तो जब मंडल कमीशन आया तो उसमें उसके अगेंस्ट में कितने लोग कितने बच्चे आ गए थे कि रिजर्वेशन नहीं होएगा। क्योंकि जब किसी एक समुदाय को लगता है कि किसी चीज के आने से अगर उनके राइट्स का हनन हो रहा है, उनका जो सोच है, उनको जो अभी तक मिल रहा था वो अचानक मिलना बंद हो जाएगा, तब वो काउंटर मूवमेंट शुरू होते हैं। और ऐसे हम लोग के जो इतने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, जबकि जो सती प्रथा या फिर विडो रीमैरिज, इसमें भी कितने सारे काउंटर मूवमेंट्स हुए थे। जब उनको हुआ कि ये सब होना चाहिए तो काफी से जो धर्म सभा थे उन लोगों ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो उसके लिए काउंटर मूवमेंट शुरू हो गए थे। when राजा राम मोहन रॉय कैंपेन अगेंस्ट द सती एंड फॉर्म द ब्रह्म समाज डिफेंडर्स ऑफ सती फॉर्म धर्म सभा। तो यही इसके कंटिन्यूशन में है जो हमने आपको ऊपर बताया है। द फ्यूजन ऑफ फॉरेन पावर एंड कैपिटल वाज अ फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग इंडियाज नेशनल स्ट्रगल। तो नेशनल जब हम लोग का जो इंडिया की जो नेशनल स्ट्रगल नेशनलिस्ट स्ट्रगल हो रही थी, तो उसमें क्या है, फॉरेन पावर एंड कैपिटल। मतलब जो फॉरेन पावर क्या थी कि जो ब्रिटिश जो हमारे ऊपर कब्जा करे हुए थे और वो हमारे ही कंट्री को जो लूट रहे थे, तो वो जो रीजंस थे उसके कारण वहां पे सोशल प्रोटेस्ट हो रहा था। Gandhi ji took items of everyday mass consumption like cloth and salt and transformed them into symbols of resistance. तो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जो कि इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, अगर वही चीजों को लेकर अगर प्रोटेस्ट को एक तरीके से उसको मार्क करा जाए तो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि गांधी जी ने बोला, जब उन्होंने बोला कि आप विदेशी चीजों को जलाइए, तो लोगों ने अपने जो बाहर के जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया, तो उससे वो लोग रिलेट कर सके क्योंकि सबके घर में वो कपड़े मिले। और सॉल्ट की जब बात थी, जब उन्होंने सॉल्ट बनाया तो सब लोग उससे रिलेट कर सकते थे कि सॉल्ट हर एक इंसान इस्तेमाल करता है, इसीलिए उन्होंने जो चीज रोज इस्तेमाल करी जाती थी उसी को ही सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस उन्होंने बना दिया। सोशल चेंज इज अ कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। तो सोशल चेंज है, कोई एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, धीरे धीरे वो आता रहता है। सोशल मूवमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग एंड कंटिन्यूस सोशल एफर्ट एंड एक्शन बाय पीपल। जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो सोशल मूवमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि हम बैठे और हम मूवमेंट करने बैठे और वो हम सोचे कि उसका जो रिजल्ट है वो 1 महीने में ही आ जाए, 2 महीने में ही आ जाए। जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो एक गोल की तरफ, वो जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए धीरे धीरे उनको एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है लोगों को, तब वो चेंज हो सकता है। French Revolution was for overthrowing the monarchy and establishing liberty, equality and fraternity.
ये भी एक मूवमेंट ही था। अब है historians like E.P. Thompson showed that the crowd and the mob were not made of anarchic hooligans out to destroy society. Instead, they too had a moral economy. तो E.P. थॉम्सन का ये मानना था कि जो क्राउड एंड जो क्राउड है जो तोड़ाफाड़ी कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि उनका जो मुद्दा है वो सोसाइटी को खराब करना है। उनका भी अपनी एक उनके मॉरल सोच थी जिसके कारण पे वो ये कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज वर्स ऑफ देन अदर्स अराउंड एंड माइट रिजल्ट इन सक्सेसफुल कलेक्टिव प्रोटेस्ट। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन में क्या होता है, जब इंसान किसी को फीलिंग ये आती है कि वो डिप्राइव्ड है, उसको किसी चीज की कमी है, और कैसे कमी है, जब वो देखता है कि जो अगल बगल वाले लोग हैं उनको वो चीज मिली हुई है और उसको वो चीज नहीं मिली है, तब वो सोशल प्रोटेस्ट शुरू करता है। रिलेटिव डिप्रिवेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू कलेक्टिव एक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आप अगर किसी एक अगर हम कंपेयर करें अगर अपने पड़ोसी से, करें उसके पास तो सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो इमीडिएटली उससे कलेक्टिव एक्शन नहीं होता। जबकि बहुत सारे लोगों को यही महसूस नहीं होता है कि उनको जो चीज है वो चीज वो सेम चीज उनको भी सेम वो डिप्रिवेशन होना चाहिए। वो चीज जो एक हमको नहीं मिल रही है वो सबको अगर वो नहीं मिल रही है, तब वो कलेक्टिव एक्शन के रूप में वो परिवर्तित होता है। According to Olson, every individual who is a part of social movement have a self-interest. As soon as the self-interest is fulfilled, they lead the social movement. तो ओल्सन का ये कहना है कि जो जो लोग सोशल मूवमेंट में होते हैं, तो उन लोगों का अपना अपना कोई ना कोई स्वार्थ उससे लगा हुआ होता है, और जब वो स्वार्थ उनका जो मिल जाता है, जिस चीज की डिमांड होती है, तो वो लोग फटाक से वो सोशल मूवमेंट छोड़ देते हैं। चाहे वो एक्टिविस्ट हो, अगर वो एक्टिविस्ट हैं तो वो अपना वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिले, और अगर जो लोग उसमें बैठे हुए हैं धरने में, तो वो उनको लगता है कि उनके जो मुद्दा है वो उसको सॉल्व कर दिया जाए। ओल्सन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल। McCarthy and Zal's resource mobilization theory rejected the assumption that social movements are made up of individuals pursuing their self-interest. तो जो इनकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी है, उसमें उन्होंने ये रिजेक्ट करी ये थ्योरी कि लोग जो बैठते हैं मूवमेंट में, उन लोगों का अपना अपना कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जो अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट किया था जो करप्शन के अगेंस्ट, वो उनका अपने लिए नहीं था, या फिर वो आरटीआई के लिए किया था, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं था बल्कि जनता के लिए था। According to McCarthy and Zal's resource mobilization theory, social movement success depends on ability to mobilize resources or means of different sorts. तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो सोशल मूवमेंट है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो मूवमेंट रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके। तो तभी वो, अगर रिसोर्स नहीं होएगा तो कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। रिफॉर्मर्स चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स टू ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप्स। तो अगर कोई भी रिफॉर्म लाना है सोशल एंड पॉलिटिकल तरीकों में, तो वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, एक एक करके होता है, अचानक कोई भी चेंज नहीं आ सकता। अ रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन पर्सनल कॉन्शियसनेस एंड एक्शंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। तो अलग अलग तरीके के जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो वैसे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट होता है वो इंसान के पर्सनल कॉन्शियसनेस में चेंज लाता है, उसके सोच में चेंज लाता है। रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट अटेम्प्ट टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। तो जो रिवॉल्यूशन मतलब वो अचानक वो चीज चेंज लाना चाहते हैं, और जनरली उसके लिए वो चाहते हैं कि जो सरकार की जो पावर है वो उनको मिल जाए। अब है म्यूटिनी इज एन एक्ट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट लेजिटिमेट अथॉरिटी। तो म्यूटिनी क्या होता है, जबकि जो सोल्जर्स लोग होते हैं वो किसी एक अथॉरिटी जो कि एक लेजिटिमेट है, मतलब लीगल अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट में जब वो जाते हैं तो उसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। जैसे कि हमारे सोल्जर्स ने करा था जबकि ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर था। द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयन फुटहिल इज एन एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल मूवमेंट। न्यू फार्मर्स मूवमेंट बिगिन इन 1970s in Punjab and Tamil Nadu. New farmers movement demands were price and related issues. Bengal revolt of 1859 to 62 was against the indigo plantation system. Deccan riots of 1857 was against moneylenders. The Bardoli Satyagraha was a non-tax campaign, was a tax for refusal to pay land revenue.
तो ये वाला जो स्लाइड है पहली वाली, उसमें एज इट इज आप उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशंस। द फर्स्ट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन टू बी फाउंडेड वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। कब था वो? 1929 एंड 1936 द ऑल इंडिया किसान सभा। Tebhaga movement was a struggle for sharecroppers in Bengal and North Bihar for two-thirds share of their produce instead of the customary half. और Tebaga movement had the support of Kisan Sabha and the Communist Party of India. Telangana movement was against the feudal conditions in the princely state of Hyderabad and was led by the CPI. The Naxalite movement started from region of Naxalbari in Bengal। और कैलकाटा में कौन सी स्ट्राइक हुई थी? ये नेक्स्ट लाइन में आना था लेकिन साथ में आ गया, जूट मिल स्ट्राइक। चेन्नई एंड बॉम्बे में कौन सी हुई थी? टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक। द वर्कर्स ऑफ बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स, जो बिनीज नाम से जो फेमस थी जो मिल, आपने सुना भी होगा काफी बार, पहले बहुत साल पहले उसका ऐड भी आता था। स्ट्रक वर्क फॉर इंक्रीज वेजेस, वेजेस इंक्रीज चाहते थे। टेक्सटाइल मेंबर्स इन अहमदाबाद स्ट्रक वर्क फॉर इंक्रीज इन वेजेस बाई 50%। और ट्रेड यूनियंस कौन कौन सी थी? गांधी जी ने कौन सी शुरू करी? टीएलए जो कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। एआईटीयूसी जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको किसने स्टार्ट किया था? बीपी वाडिया, सोशल वर्कर एंड अ मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एआईटीयूसी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1920। The Indian National Congress chose to form another union called Indian National Trade Union Congress in May 1947. During the emergency in 1975 to 77, the government curbed all trade unions. मतलब सारे ट्रेड यूनियन को उन्होंने बंद कर दिया था। बोला था अगर वो ट्रेड यूनियन काम करेंगे तो उनका वो लीगल नहीं माना जाएगा इमरजेंसी के समय पे। The word दलित means the poor and oppressed persons, मतलब जिनको दबाया जाता है, जो गरीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सतनामी मूवमेंट, इसको आप सतनामी मूवमेंट ऑफ चमास इन छत्तीसगढ़ प्लेन्स इन ईस्टर्न एमपी। तो सतनामी मूवमेंट किसने करा था? तो ये आप समझ लीजिए। और महार मूवमेंट का वो कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। आदि धर्म मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। और ये किस लिए? ये सारे जो मूवमेंट्स अलग अलग हुए थे, बेसिकली ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थे और डिग्निटी के लिए थे। अब सतनामी मूवमेंट, महार मूवमेंट, आदि धर्म मूवमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दलित मूवमेंट, एंड दलित मूवमेंट was a struggle against discrimination. अब श्री नारायण गुरु started एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। तो ये इनके नाम से भी आ सकता है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट में भी आ सकता है। इन केरला दलित मूवमेंट, इन केरला दलित मूवमेंट्स बिलोंग टू ऑल टाइप्स, नेमली रिफॉर्मेटिव, रिडेम्पटिव एंड रिवॉल्यूशनरी। तो ये इन केरला, तो ये जो है ये वाला, तो ये दूसरी लाइन में आएगा। तो श्री नारायण गुरु स्टार्टेड एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन केरला। और दलित मूवमेंट सब तीनों तरीके के होते हैं, रिफॉर्मेटिव भी होते हैं, रिडेम्पटिव भी होते हैं और रिवॉल्यूशनरी भी होते हैं। द एंटी कास्ट मूवमेंट बिगिन इन 19th century बाय ज्योतिबा फूले। Anti-caste movement was revolutionary in terms of society and redemptive in terms of individual। तो revolutionary क्योंकि वो बहुत एक बड़ा radical change लाना चाहते थे, इसलिए revolutionary था। और redemptive था, तो अगर जो कोई भी कास्ट का मूवमेंट है वो तब तक बदल नहीं सकता, कोई भी कास्ट का जो तरीका है हमारी सोसाइटी में तब तक बदल नहीं सकता जबकि लोगों के दिमाग में ये बात ना बदले कि जो कास्ट है वो सब बराबर है, कोई ऐसा ऊपर या नीचे नहीं है। इसलिए दोनों ये फॉर्म में ये मूवमेंट फॉल करता था। अब जीबी पंत ने क्या कहा था? द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड बाय द वीकेस्ट लिंक ऑफ इट, एंड सो अंटिल एवरी लिंक इज फुल्ली रिवाइटलाइज्ड वी विल नॉट हैव अ हेल्दी बॉडी पॉलिटिक। तो इनका ये वैसे भी बहुत फेमस लाइन है कि कोई भी चीज है, अगर हम अपना देश की अगर हम सुरक्षा देखें या फिर देश के लिए हम अपना भक्ति देखें, तो हमारी जो भक्ति है वो किस पर डिपेंड करती है? अगर हम बोलें कि हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं और हम अपने देश की हर तरीके से रक्षा करेंगे, अगर हम ये सोचते हैं, अगर मान लो हम 130 करोड़ लोग यही सोचते हैं, लेकिन अगर उसमें से जो 130 में से कोई भी एक इंसान है जो ऐसा नहीं सोचता है, तो वो हमारा सबसे वीकेस्ट लिंक है, क्योंकि वो हमारे देश के अगेंस्ट में कुछ भी काम कर सकता है। और वो तो इससे उससे हमारा जो नेशनलिज्म का जो धारणा है वो कहीं ना कहीं वो हमारा देश खतरे में पड़ सकता है। ये एक एग्जाम्पल है जो बताने के लिए कि जीबी पंत जी क्या कहना चाहते थे। अब जैसे कि कोई टीम है, टीम में अगर जो क्रिकेटर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, तो उसमें से अगर जो हमारा वीकेस्ट लिंक, जो वीकेस्ट बैट्समैन है, उसके ऊपर हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। कि मान लो अगर सारे के सारे
जो अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं जिन पे हम बैंक करते हैं वो चले गए, और फिर हम किसके ऊपर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो अगर हमारे सारे ही अच्छे होंगे तो हमें जीत पाने की ज़्यादा संभावना होगी। लेकिन अगर हमारा वीकेस्ट लिंक अगर जो है हमारे जो सब हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो बहुत खराब हैं जो बैटिंग करने में, तो वो जरूर वो हमको हराने के लिए पूरी वो चांसेस रखते हैं। Jharkhand is a newly formed state of India carved out of South Bihar in the year 2000. Birsa Munda, an Adivasi leader, a major uprising against the British. उसने करी थी। बिरसा मुंडा बहुत फेमस आदिवासी लीडर है। Within South Bihar, Adivasi shared a common hatred of Dikkus, migrant traders and money lenders. Dikkus कौन थे? जो traders थे जो migrate करके आए थे और पैसा उधार में देते थे। आदिवासी experiences of marginalization and the sense of injustice was mobilized to create a shared Jharkhand identity and inspire collective action that eventually led to the formation of separate state. तो जब उन लोगों को जितने भी ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उनको ये लगा कि वो किसी ना किसी तरीके से उनकी जो जिंदगी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, इसके कारण पे उनको एक शेयर आइडेंटिटी मिली, जिसके कारण वो सब इकट्ठा आए। उनको सबको यही सबके दिमाग में था कि हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, और इसीलिए उन लोगों ने एक स्टेट की डिमांड करी। द राइज ऑफ एथनिसिटी इन द रीजन is thus a response to cope with a new situation which developed as a consequence of tribes' contact with the powerful alien system. तो जो rise of ethnicity मतलब अपनी जो रेस है, अपनी जो एक आइडेंटिटी है अपनी जो, तो उसके वो एक क्यों सब में क्यों ट्राइबल्स में डेवलप हुई? क्योंकि जब उनको लगा कि बाहर के लोग हैं वो उनकी जो कल्चर है, उनका जो तरीका है उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं, तब उनका और भी ज़्यादा अपनी जो ट्रू ट्राइबल फीचर्स थे उसको बचाने का उनको मन में इच्छा आ गई। अर्लियर पहले जितने ट्राइबल्स थे उनका जो टेंडेंसी थी वो सेक्सेशन की तरफ था। सेक्सेशन का मतलब क्या है कि वो जितने भी जो मेजर जो बाहर की जनता थी उससे अलग होकर वो अपने आप में ही अलग होना चाहते थे, और उसके लिए वो वायलेंट तरीका भी वो यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो जो था वो रिप्लेस हो गया, और उसमें वो किसमें हुआ कि ऑटोनॉमी, मतलब हम अपने इलाके को अपने आप से ही हम रूल करेंगे, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में उन्होंने ये धीरे धीरे ये ट्रेंड होने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे कुछ चीजें होती हैं, कुछ एक्ट होते हैं जो ट्राइबल एरियाज में नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जैसे पंचायत राज भी है, वो भी जो ट्राइबल एरिया है, क्योंकि उनका अपना तरीका चलता है, इसीलिए उस पे वहां पे वो जरूरी नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करें। वन ऑफ द की इश्यूज दैट द बाइंड ट्राइबल मूवमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड्स। तो सारे ट्राइबल्स क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि सबको यही लगा कि जो उनकी फॉरेस्ट लैंड जो पहले उनकी अपनी होती थी उसके धीरे धीरे वो उससे दूर होते गए, तो वो उनका एक मुद्दा था, जिसके कारण वो सब इकट्ठा हुए। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन WIA 1971 में बना था। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC 1926 में बनी थी। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया NCWI 1925 में बनी थी। एंड 70s ऑल्सो विटनेस द इमर्जेंस ऑफ ऑटोनोमस वुमेन्स मूवमेंट। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल मूवमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, हमने सारे आपके लिए कवर कर दिए हैं। होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे, और इसके अलावा आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो तो आप जरूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। प्लीज अपने दोस्तों को जरूर आप रिकमेंड करिए, इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत खुशी होगी अगर ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपसे अप्रिसिएशन तो बहुत मिलता है, लेकिन ये जितना ग्रो होना चाहिए मुझे लगता है अभी वो तभी हो पाएगा जबकि आप लोगों के जो वर्ड ऑफ प्रेज है वो दूसरे बच्चों के पास, आपके जूनियर्स के पास भी पहुंचेगी। थैंक यू so much.